कह देते हैं कि हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कितने इंजन लगा लो, यदि ड्राइवर मदहोश है तो फिर गाड़ी पटरी से उतरेगी। लेकिन सिंधिया जी कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं तो राज्यसभा भेज दो, वो भी मंजूर सिंधिया नहीं जी हुआ। को इतनी कम उम्र में जितना मिला था वो काफी था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज के इस दौर में तेरे होंठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। हमें तो हमारे उस वैद्य की शिक्षा पे तरस आता है जो भूखे पेट को सेहत की दवा देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। जबलपुर की राजनीति का एक ऐसा दौर जब मालवीय चौक और डिलाइट टाकीज सिर्फ चौराहे नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के वैचारिक अखाड़े हुआ करते थे। एक ऐसा दौर जब शरद यादव जैसे दिग्गज छात्र राजनीति से देश की संसद का सफर तय कर रहे थे। उसी तपती सियासी जमीन से एक ऐसा नेता निकला जिसकी बेबाकी के कायल उसके दोस्त और विरोधी भी थे। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री लखन घनघोरिया जी के बारे में, जो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने उस दौर में राजनीति की है जब जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति अपने उफान पर थी। उस समय जबलपुर का वो दौर कैसा था? आप कभी फ्लैशबैक में जाते हैं, कभी याद करते हैं? जबलपुर की छात्र राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए थी। इसका कारण भी था कि यहाँ एक नहीं दो यूनिवर्सिटियाँ थीं। सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर मध्य प्रदेश का माना जाता था। एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था, एक जबलपुर विश्वविद्यालय जो अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहलाता है, और दोनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। छात्रों का एक बड़ा समूह बाहर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक ही थी। वो सारी जो एक उम्र का जो उद्वेलित आंदोलित नेचर होता है वो यहाँ था। और दौर भी ऐसा था कि जब सरकारों के प्रति नकारात्मक वातावरण बनता है तो सबसे पहले हुंकार भरता है युवा। और उस समय चूँकि इतिहास भी रहा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का कि एक से एक दिग्गज छात्र नेता हुए, और वातावरण वैसे ही था, तो एक अच्छा वातावरण मिला। ट्रेड यूनियन का भी एक अलग वर्चस्व था। उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कम से कम 80,000 1 लाख के लगभग कर्मचारी थे। ट्रेड यूनियन लीडर भी बहुत ज़बरदस्त थे, स्टूडेंट लीडर भी ज़बरदस्त थे। तो इसलिए वातावरण एकदम अलग था जबलपुर का। शहर के ऐसे कौन से इलाके थे जहां जमावड़ा होता था आप लोगों का? छात्र राजनीति के लिए दो ही ऐसे चौराहे माने जाते थे जिनमें ज़्यादातर छात्रों का जमघट होता था। एक तो मालवीय चौक था, और ये कहा जाता है कि मालवीय जी की जहाँ जहाँ प्रतिमा होती है वहाँ अपने आप छात्रों का जमघट होता है। और उस दौर में विशेष करके एक समाजवादी विचारधारा का जो छात्र नेता था उसका ज़्यादा जमघट मालवीय चौक पे होता था। दूसरा, चूँकि यूनिवर्सिटी से लगा हुआ क्षेत्र था डिलाइट टाकीज। डिलाइट टाकीज में जो पचपेड़ी तरफ के कॉलेज थे और जो सारे बड़े कॉलेज थे यूनिवर्सिटी के नज़दीक के, तो वहाँ जमघट होता था। हॉस्टल वालों को भी ज़्यादा आना जाना रहता था। कुल मिला के ये दोनों चौराहों की अपनी अहमियत थी। शरद यादव जी जैसे दिग्गज नेता भी जबलपुर में उन्होंने छात्र राजनीति की। आप तो उस दौर के गवाह भी हैं, आपने मुलाकात की होगी। कैसा रहा उस समय और उनसे मुलाकात का अनुभव आपका? 70 के दशक में 69-70 में माननीय शरद यादव जी जबलपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने, और एक जीवटता थी उनकी
हमेशा छात्र हित में आंदोलन करते रहे और 71 में उनके ऊपर एनएसी की कार्रवाई हो गई। उसके बाद 72-73 में छूट के आए, फिर दूसरी बार का 74 में उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो कुल मिला के एक ऐसा जीवट व्यक्तित्व, पहले वो बीएससी किए गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, नेतागिरी के सारे जो दांव पैंच होते वो उनको गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में मिले और उसके बाद उनने बीई की इंजीनियरिंग कॉलेज में। और अपने समय के वो ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ छात्र नेता थे, उस समय के भी गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। बहुत इंटेलिजेंट छात्र नेताओं में नाम आता था और बेबाकी से अपनी बात कहना। 74 में फिर मीसा लगा, छूट के आए, रायपुर जेल में रहे 77 में, 75 में फिर मीसा में गए। तो कुल मिला के 3 बार छात्र हित में आंदोलन करते करते हो मीसा तक का सफ़र उनने तय किया और एक ऐसा बड़ा नाम बन गए वो कि मैं समझता हूँ कि न केवल जबलपुर बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति के एक अजीम शख्सियत बन के उभरे शरद यादव जी। लाठियां भी बहुत खाई उन्होंने, कई बार उन्होंने जबलपुर में पत्रकारों के बीच में इस बात को शेयर किया। जब जो व्यक्ति 3 बार एनएसए झेले वो कितना आक्रामक होगा उस दौर में, इससे अंदाज लगता है। आंदोलन भी खूब होते थे और परिवेश पूरा उद्वेलित रहता था उस समय। वो दौर भी था, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति अभियान चला जिसके जबलपुर में अगुवाई शरद यादव जी ने की है। तो एक दौर था वो, पुलिस से हमेशा मुठभेड़ होती थी और इसीलिए लड़ते लड़ते उनका जो व्यक्तित्व एकदम जुझारू और धारदार बना था। पुलिस से तो आपकी भी मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि आपने भी तो राजनीति की है, छात्र राजनीति। छात्र राजनीति उस समय प्रशासन पे यदि कोई अंकुश लगा पाता था तो वो छात्र शक्ति ही थी। तो स्वाभाविक है छात्रों का और प्रशासन का जब आमना सामना होता था तो दोनों चीज़ें होती थी। आंदोलन में लाठी भी चलते थे, पत्थर भी चलते थे। तो उस समय हम लोगों ने जो अपने पूर्व छात्र नेताओं से सीखा उसी रास्ते पे आगे बढ़े। तो संघर्ष तो हर रास्ते में रहा है। लेकिन आज छात्र इतना कमज़ोर क्यों है? न इनमें ऐसी एकता दिखती है। जैसे हम लोग आपकी बातें सुनते तो ऐसा लगता कोई फिल्म की बातें बता रहा हो। इतना मजबूत संगठन और ऐसा आंदोलन कि सरकार झुक जाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। वो दौर, वो समय अलग था। आज का समय और परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब पहले इसको माना जाता था कि छात्र नेताओं को या राजनीति करने वालों को एक तरीके से राजनीति की ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था। ट्रेंड होके स्टूडेंट निकलता था, अपने हक की लड़ाई लड़ता था। स्ट्रेंथ भी थी, वातावरण भी था, कानून व्यवस्था जो आज है पहले ऐसी नहीं थी। पुलिस के ऊपर यदि किसी का कंट्रोल था तो वो सिर्फ और सिर्फ छात्र थे। आज का दौर अलग है। पार्टियां से हटके छात्र नेता थे। कोई भी छात्र नेता अपनी विचारधारा के राजनीतिक दल को उतनी तवज्जो नहीं देता था जितना छात्र हित को देता था। आज राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धताएं हैं और वो प्रतिबद्धता इस कदर हो गई हैं कि एक तरीके से सरकार हो चाहे विपक्ष हो, पार्टी की चाटुकारिता ज़्यादा हो गई, इसलिए वो वातावरण खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बात मैं सच मानूं तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, तो नर्सरी बंद हो जाने की वजह भी एक हो सकता है, क्योंकि आज वैसी पौध तैयार नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो बंद होने के बाद छात्र राजनीति का अवमूल्यन चालू हो गया। जैसे तैसे कभी चालू भी हुई तो उनने एक फॉर्मल तौर पे किया, औपचारिक तौर पे, कि जो टॉपर है उनको नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट बना दें,
तो जिसको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे दिलचस्पी होती थी वो छात्र हित की लड़ाई लड़ता ही नहीं था। एक तो ये था, दूसरा फिर इसका स्वरूप और चेंज किया कि CR बेस पे प्रेसिडेंट बनाने लगे। तो कुल मिला के जो एक वातावरण था, जो चुनाव लड़ के जीवटता से जीत के आता था, ना केवल व्यवहारिकता बल्कि लड़ने का मादा से लेके तार्किक ज्ञान, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उसमें मिल जाती थी, वो ख़त्म हो गई। अब नहीं मिलती वो। अब चूंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, एक लंबा कैरियर आपने इसमें बिताया है और आप प्रदेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी थे। मैं देखता हूं कि तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में काफ़ी अंतर आ गया है। एक वो दौर था जब कांग्रेस का अपना एक आधार था, मजबूत था। आपको लगता है कि अब वो आधार कहीं ना कहीं टूट गया है, एक कमज़ोर सी पड़ गई है पार्टी, और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए? जब जब कांग्रेस कमज़ोर हुई है, एक बात सत्य है, तब तक देश भी कमज़ोर हुआ है। क्योंकि कांग्रेसी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम, नीति और नियत, दो सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता और रचनात्मक विकास के लिए भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे वो राष्ट्र नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हों, और चाहे वो युग पुरुष राजीव गांधी हों। इनने देश की एकता, अखंडता के लिए कुर्बानी भी दी है। तो वो वातावरण उस समय राजनीति का जो स्तर था वो राष्ट्र के प्रति चिंतन को लेके था। एक तरीके से कह लें कि जनतंत्र हावी था। अब मुसीबत यह है कि अब धर्मतंत्र हावी हो गया और धर्मतंत्र ने जनतंत्र को हरा दिया। अब वातावरण दूसरा हो गया। सरकारें भी जो अपने दायित्व को समझती थी, लोकतांत्रिक परंपराएं, संवैधानिक प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। नहीं, आपने एक बात बोली कि धर्मतंत्र ने विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब कांग्रेस जब विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, तो कई लोग ये कहते हैं कि विरोध करते करते वो कब हिंदुत्व का विरोध करने लगी, कब सनातन का विरोध करने लगी, उसे ही नहीं पता चला और जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाई। ये नहीं था सनातन का विरोध, नहीं, वो तो एक सीधा सा दौर आता है। अपन व्यक्तिगत जीवन में समझे तो जिम्मेदारियों के भी कांधे बदलते हैं। कभी किसी के कांधे पे जिम्मेदारी आती, कभी किसी के कांधे पे जिम्मेदारी आती। हमारे यहाँ बुजुर्गों के ने जो शब्द कहे हैं, और वो ऐसे ही नहीं कहे हैं, समय सबका आता है, समय किसी का नहीं होता, और घूरे के भी दिन फिरते हैं। नहीं, बात तो सही है। हमारे यहाँ बुजुर्गों की ये कहावतें हैं, कहावतें निर्मूल नहीं है। ये समय दौर है, दौर आया चला जाता है। सूरज की सल्तनत भी शाम को छिन जाती है, सुबह चांद तारों की हैसियत खत्म हो जाती है। तो ये तो दौर है। इस दौर में महत्वपूर्ण ये है कि नीति और नियत कहाँ है। मुझे लग रहा था आप कोई शायरी से ये बात कहेंगे, ये वाली बात। शायरी बोल देते हैं। बिल्कुल। वक्त शाम सूरज से सल्तनत छीन लेता है, वक्त शाम सूरज से सल्तनत छीन लेता है, और सुबह होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। उसकी ज़मीन पे चलने का सलीका सीख लो, तकब्बुर करने वालों से वो ताकत छीन लेता है। बहुत बड़ी बात। लोग ये चर्चा करते हैं कि आपने जबलपुर जो पूर्व विधानसभा की सीट उस समय जीती, जब एक तरह से विपरीत माहौल था कांग्रेस के लिए, और इसकी वजह लोग बताते हैं आपकी व्यक्तिगत लोकप्रियता। आप इस बात से सहमत हैं? छात्र जीवन से लेके अभी तक जो रिश्ते, संबंध, संपर्क उस समय के हैं, वो संपर्क होते हैं विश्वास के। रिश्ते आधारित होते हैं विश्वास पे। कोई भी व्यक्ति हो, रिश्ता हो, धंधा हो, कारोबार हो, सब निर्भर करता है विश्वास पे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र का जनमानस हम पे विश्वास करता है। और लोकप्रियता कह ले या रिश्तों का ये परिणाम कह ले कि कैसा भी दौर आया,
45 साल के इस राजनीतिक जीवन में सब कुछ एक सा रखा है, और ये बहुत बड़ी कृपा नर्मदा माई की भी रही है हमारे ऊपर। आप देर रात नर्मदा जी के दर्शन करने भी जाते हैं, और लोग ये कहते हैं कि आप पूरी रात लगभग जागते हैं और दिन में भी एक्टिव रहते हैं। ये छात्र जीवन का, छात्र राजनीति का वो दौर था, तब हमेशा ये रहता था उस दौर में। और उस समय की जो हैबिटें बनी है, जबलपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ त्योहार भी खूब होते हैं, खूब त्यौहार होते हैं हर धर्म के, हर मजहब के, और सब रात के रहते हैं। शादियाँ का सिस्टम भी हमारे यहाँ रात का है, दिन का बहुत कम है। और यहाँ तक कह लें कि चाहे धार्मिक आयोजन के अलावा राजनीतिकों सारी चीज़ें रात की रहती थी। और चाहे बड़ा एजुकेशन सेंटर था तो रात में जमघट रहती थी। कुल मिला के ये भी कह सकते हम कि पुलिस भी रात में एक्टिव रहती, इसलिए नेताओं को भी रात में एक्टिव रहना पड़ता। अच्छा, आप विधायक भी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने जनता से वादा भी किया होगा। सत्ता में है, आप हैं नहीं, तो सत्ता पक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि भाई, और आप क्या वो अपेक्षा आपको पूरी हो रही है? ये दौर वैसे लोगों का नहीं है जो लोकतंत्र को के मायने को मानते हों, जो संविधान की व्यवस्थाओं को समझते हो। ये जितने लोग हैं अभी सत्ता में बैठे, ये सत्ता के दंभ में है, और दंभ में जब चूर होता आदमी तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। कह देते हैं कि हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कितने इंजन लगा लो, यदि ड्राइवर मदहोश है तो फिर गाड़ी पटरी से उतरेगी, और देश की व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी। इसी बात को अगर आप शायरी के अंदाज में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोग दम्भ के लिए यही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। बहुत सही। आज के जो राजनीतिक हालात हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जिस तरह से आप लोगों से ही हम सुनते हैं कि जो माहौल है जो पहले से काफ़ी ख़राब हो गया है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, उस पर कभी कभी आप सोचते हैं तो आपको किस शायर की कौन सी शायरी याद आती है? जबलपुर के कई ऐसे महान शायर हुए जिनने साहित्य की विधा में अपना एक विशिष्ट स्थान पाया है। वैसे ही हमारे शहर के, और हम ये कह लें कि हम सब के सरपरस्त हमारे घर के नज़दीक हमारे पड़ोसी थे, अब्दुल हई अंजुम साहब। उनका एक शेर है इस दौर पे, समय को लेके, कि आज के इस दौर में तेरे होंठों पे तबस्सुम की नमूद, मतलब रेखा, अच्छा, मुस्कुराहट की रेखा। आज के इस दौर में तेरे होंठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। क्या बात। ये उनने कहा है। एक हमारे यहाँ के आज़ादी की लड़ाई के मतवाले थे, और फिर देश को आज़ाद कराने के बाद शहर के विकास का भी बीड़ा उठाया था। पंडित भवानी तिवारी जी पहले महापौर बने, बहुत बड़ा नाम। पहले महापौर बने भवानी प्रसाद तिवारी जी। उनकी एक छोटी सी दो लाइनें हैं, हमें तो हमारे उस वैद्य की शिक्षा पे तरस आता है, हमें तो हमारे उस वैद्य की शिक्षा पे तरस आता है जो भूखे पेट को सेहत की दवा देता है। क्या बात। एक सच्चाई ये है जीवन की कि जब हमारे देश के हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी सपना और कल्पना का भारत, जो उनकी कुर्बानियों का भारत है, संविधान की व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारा लोकतंत्र मजबूत इसलिए होता था कि हमारे संविधान की व्यवस्थाएं उसके ऊपर कवच बनी थी। 3 एजेंसियां ऐसी रहीं
जो सरकार को चलाती थी सरकार से नहीं चलती थी, वो तीनों एजेंसियां कलंकित हो चुकी हैं। चाहे न्यायपालिका हो, जिस देश का सीजेआई नौजवानों को काकरोच कह दे, जिस देश का सीजेआई किसी कानून मंत्री के साथ अपने पूरे जजों को ले जाए विदेश यात्रा में, और वहाँ जब विदेश के पत्रकार पूछे कि हिंदुस्तान में असहमति का वातावरण क्यों है, तो समझ जाना चाहिए 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कह दिया कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में। तो जो सरकार को चलाने वाली संस्थाएं थी वो अब सरकार से चल रही। दूसरी संस्था कहलाती थी चुनाव आयोग। ये सरकार से कंडक्ट नहीं होती थी, सरकार इससे कंडक्ट होती थी। अब उल्टा है, चुनाव आयोग कलंकित हो गया। तीसरी थी आरबीआई, रिजर्व बैंक। अब तो आरबीआई का गवर्नर क्यों रेट बताने लगता है, महंगाई से लेके सब कुछ। तो कुल मिला के ये जो हमारे संविधान पे, हमारे लोकतंत्र पे जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कवच बनी थी, वो तार तार हो रही हैं, और ये देश के हित में नहीं है। तो इतना सब होने के बावजूद विद्रोह की एक चिंगारी भी तो नहीं दिखाई देती है। विपक्ष को तो इसको अगुवाई करनी चाहिए। समय हर चीज का होता है, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये घड़ा तो फूटेगा। आपको याद होगा कि जब कभी रेट बढ़ते थे पेट्रोलियम के या गैस के, तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो किस तरह से ये लोग प्रदर्शन करते थे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जैसी जो महिला नेत्री हैं, वो सड़क पर आकर महंगाई डायन खाए जाते थे। लेकिन ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं करती? सकी सैया तो खूब ही कमाते, खूब आते थे। तो विपक्ष भी अपना धर्म निभाए। विपक्ष का की अपनी एक परिस्थितियां थी। विपक्ष के आधे से ज्यादा दल कहीं ना कहीं संचालित होते थे सत्ता पक्ष से। अब जो क्षेत्रीय दल है उनका पराभव शुरू हुआ है, और सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस कैडर बेस नहीं थे, हम मास बेस थे। हमारे नेता को की लोकप्रियता इतनी होती थी कि उसके नाम पे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का श्रेय मिला, कुर्बानियाँ देने का श्रेय मिला, और देश के रचनात्मक विकास तक में कुर्बानियाँ दी, तो एक लंबे समय तक हमारे नेताओं को जन नेता के, जन नायक के रूप में माना गया। धर्मांधता की आंधी आई। बहुत साफ है कि धुप्पल में खोटे सिक्के चल जाते। हमने भी बचपन में शेर साहब सिक्के चला के देखे, चल जाते 1-2 बार, लेकिन ये दौर है। यहाँ तो अभी लगातार चल रहे हैं बार बार। ये धर्मांधता की अफीम है। आज का नौजवान किस स्थिति में, आज का मजदूर किस स्थिति में, आज का किसान किस स्थिति में, और पूरे देश का परिवेश क्या है। ये धर्म की अफीम ने देश की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, तार तार कर दिया। तो ये हमेशा एक सा नहीं रहना है, आज नहीं तो कल बदलेगा। और ये क्रांति ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लिए कभी संभव नहीं है। अंग्रेजों से लड़के ये देश आज़ाद हुआ है, अंग्रेजों से लड़के ये देश आज़ाद हुआ है। जब अंग्रेजों से यहाँ का जनमानस लड़ा है तो इनसे तो लड़ा ही लेगा। दौर है। अब हमारे नेता की स्वीकारता जननायक के रूप में हो गई। अब हर व्यक्ति कहता है कि गजब का बंदा है राहुल गांधी के लिए। अब नौजवानों को भी आस दिख रही है, किसानों को भी आशा भरी नजरों से किसान देख रहा है, मजदूर देख रहे हैं। समाज का हर वर्ग इस समय राहुल गांधी को अब एक आशा के रूप में देख रहा है। जननायक के रूप में राहुल गांधी स्थापित हो चुके हैं। और सच बात है, 15 साल पहले जो बात कही है आज भी उसी बात पे अटल रहते हैं। निर्भीकता, निडरता, जो खून में थी, इंदिरा गांधी का खून, राजीव जी का खून, तो वो खुल के सामने दिख रही है।
आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा मैं कि जब आप कैबिनेट मंत्री थे, आपकी सरकार थी प्रदेश में, जनता ने आप पर भरोसा किया, आपकी पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने लोगों को एकजुट कर नहीं रख पाई और कहीं ना कहीं टूटन थी, इसीलिए सिंधिया जी अपने विधायकों को लेकर अलग हो गए। अच्छी खासी सरकार थी, जनादेश था आपके लिए और आपकी सरकार टूट गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें ये खामी थी हम लोगों में, इसमें कोई दो मत नहीं। टूट हमारे साथ से हुई। सिंधिया जी हो सकता अवसरवादिता उनके ऊपर हावी हुई हो, लेकिन सफल नेता की पहचान ये होती है कि वो सबको एकजुट होकर रख के चले। ये टूट कहीं ना कहीं हुई। उस समय देश की सरकार, प्रदेश के वो लोग जो अकेले वोट चोरी नहीं, सरकारें चुरा लेते और सीट चुरा लेते, उनका भी बहुत बड़ा दबाव था। उसकी दुर्गति आज देख रहे हैं हम। वही नरोत्तम मिश्रा के हालात क्या हो गए, जो उस समय सबसे बड़े कल्पित बने थे सरकार गिराने में, सबसे ज़्यादा पैसा उनने खर्च किया, आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये दौर है। लेकिन सिंधिया जी कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं तो राज्यसभा भेज दो, वो भी मंजूर। सिंधिया जी को इतनी कम उम्र में जितना मिला था वो काफ़ी था। उनके पिताजी को जो मिला वो काफ़ी था। कहाँ किससे चूक हुई ये अलग बात थी। सिंधिया जी की अपनी मजबूरियां रही होंगी। कुल मिला के हमको तो ये भी समझ में आया कि वो बंगला जहाँ स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी रहते थे, वो बंगला जहाँ उनके बाद, उनकी निधन के बाद उस बंगले में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे। राजशाही जीवन जीने वाले व्यक्ति जब बंगला छीनता है तो उसकी कसक बहुत अलग होती। तो किसी ने मध्यस्थता करा दी। उनका पारिवारिक परिवेश ऐसा था कि मध्यस्थता हो गई और हमारे लीडर भी नहीं समझ पाए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी अध्यक्ष का। अध्यक्ष भी हो जाते जब मन में भाव हो एकता का, तो फिर हर कुर्बानी व्यक्ति दे देता है। ये तो कहीं से नहीं था कारण कि अध्यक्ष का कारण नहीं था। हो सकता प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रही हो, लेकिन अब क्या है, वही सिंधिया जी जो कभी कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठते थे, आज किस स्थिति में खड़े। तो राजनीति धैर्य और सब्र का भी सबक देती है। जो धैर्य और सब्र से आगे बढ़ा वो बढ़ गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस की। चलिए सरकार गिर गई, देश में थी भी नहीं हमारी सरकार, 15 महीने के लिए प्रदेश में बनी थी और नजर लगी थी इनकी, तो ये तो गिराते ही। ये तो तैयार बैठे थे, ये तो माहिर आदमी थे। तो अमित शाह जी, मोदी जी, इनको तो कमलनाथ जी का नेतृत्व खल रहा था, क्योंकि बराबरी से बैठने वाला एक व्यक्ति था, इतना बड़ा राजनीतिक कद था। उनको तो बहाना चाहिए था, वो बहाना हमारे माननीय नेताजी ने दे दिया। और जिनने जो इसके कारक बने, जो पूरा कैटालिसिस का काम कर रहे थे, उनकी दुर्गति अभी कल ही देख लो कि उनने एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया नवग्रह का, खुद के ग्रह समझ नहीं पाए। मातेश्वरी बगलामुखी माँ को, पीताम्बरा माई को चैलेंज कर रहे थे, नवग्रह मंदिर बना के उसकी महत्ता खत्म करना चाहते थे दतिया में। तो ये तो सब यहीं देखने मिलता है, जो जैसा करता है इसी जमीन पर उसको भोगना पड़ता है। तो किसी ने कहा कि राजनीति में पद आते हैं जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोगों के दिलों में जगह बनाता है उसकी चमक कभी फीकी नहीं होती। आज श्री लखन घनघोरिया जी से बात करके ऐसा महसूस हुआ कि वैचारिक स्पष्टता, बेबाकी और जमीनी जुड़ाव ही किसी को एक सच्चा नेता बनाती है। आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई और आप हमारे स्टूडियो में हमारे आमंत्रण पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि जब कभी फिर मौका मिलेगा तो एक बार आपके साथ फिर बैठेंगे। हमेशा जब आपको ऐसा लगे और अच्छा लगता, चर्चाएं सार्थक होना चाहिए, जिसमें कम से कम कोई ना कोई चिंतन हो और कुछ निकल के आए सामने। बिल्कुल, आपके माध्यम से हमने जबलपुर के उस दौर को भी याद किया, क्योंकि हम तो उस वक्त थे नहीं,
और उस वक्त जबलपुर कैसा था, कैसी राजनीति थी, छात्र राजनीति क्या थी, कैसे लोग अपने विचारों को लेकर प्रतिबद्ध थे, वो सारी बातें आपसे हमने आज शेयर की। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी और आपकी अपनी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में, यारों के बीच में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में किसी एक दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।